तो चैप्टर 11 ये किनारे लग चुका है बस, ठीक है ना। तो कुछ कुछ टॉपिक्स हैं इसके अंदर, किरचॉफ्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। एक दो और बचेंगे जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करके इस चैप्टर को रैप अप कर देंगे, ठीक है। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था? हमने बात करी थी किसकी? मोड ऑफ हीट ट्रांसफर की। क्या क्या होते हैं ये? convection, Conduction, convection and radiation. यस, दिस इज, एक होता है कंडक्शन, convection, एक होता है कन्वेक्शन, यस, और एक एक क्या होता है? एक होता है Radiation. रेडिएशन, ठीक है। तो कंडक्शन हमने पढ़ लिया। कंडक्शन में क्या होता है? हमारा मॉलिक्यूल क्या करने लग जाता है? वाइब्रेट करने लग जाता है, ठीक है। और उस वाइब्रेशन की वजह से आगे वाले को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो पार्टिकल यहाँ टू पर पार्टिकल एनर्जी ट्रांसफर होती है. यस, पार्टिकल यहाँ पर डोंट मूव। कन्वेक्शन के अंदर मूव करेगा, वो भी हम देखेंगे। रेडिएशन के अंदर इसको मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। इसमें जस्ट एनर्जी ट्रेवल कर जाती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर पार्टिकल मूव करता है, यहाँ पे पार्टिकल की जरूरत ही नहीं है, मीडियम की जरूरत नहीं है, नो मीडियम रिक्वायर्ड। ठीक है। तो कंडक्शन से एक चीज हमारे पास निकल के आई थी, क्या थी वो? हीट फ्लो रेट, है ना। एक रोड के बारे में हमने हीट फ्लो रेट देखी थी, उसके कुछ फिर कंपोजिशन भी हमने देखे थे, सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है। कंडक्शन जनरली किस में देखा जाता है? सॉलिड्स में। इसको किस में देखेंगे? फ्लूइड्स के अंदर, है ना। सो यहाँ पर जो कंडक्शन है, हीट फ्लो रेट दैट इज डी क्यू बाय डी टी, ठीक है, या फिर क्यू बाय टी लिख दो डायरेक्टली। H इज इक्वल टू क्यू बाई टी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था? K इंटू एट टी वन माइनस टी टू अपॉन एल, ठीक है। तो ये चीज है। K क्या है यहाँ पर? थर्मल, व्हाट इज K? थर्मल, थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ये जितना ज्यादा होता है उतना ही हमारा हीट का कंडक्शन अच्छे से होता है, ठीक है। तो H क्या है? हीट फ्लो रेट। इसको हम क्या बोलते हैं एक और बताओ? थर्मल करंट, है ना। बोलते नहीं बोलते? yes जैसे sir, इलेक्ट्रिक करंट होती है, वैसे इसको थर्मल करंट हम बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में बात करते हैं। सो कन्वेक्शन के अंदर क्या होता है? यहाँ पर एक्चुअल में हमारा जो पार्टिकल है, ठीक है, वो मूव करता है। गुड इवनिंग सनी, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल में पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है भाई? उसको एनर्जी मिल रही है। यहाँ पर देखो, ये हमारी एक केटली है, इसका बॉटम है, यहाँ से एनर्जी हम इसको दे रहे हैं, तो यहाँ के पार्टिकल क्या हो जाएंगे? गर्म हो जाएंगे, ठीक है। अब गर्म होने की वजह से जो हमारी डेंसिटी है, टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। एक क्वेश्चन भी करा था हमने इसके ऊपर, ठीक yes sir, है ना। तो डेंसिटी रिड्यूस हो गई। तो डेंसिटी रिड्यूस होने का मतलब है ये हमारा जो पार्टिकल है वो ऊपर जाएगा ड्यू टू ब्यूएंसी, है ना। ब्यूएंसी की वजह से क्या करेगा? ऊपर जाएगा। अब ऊपर क्या है? हेवियर पार्टिकल है, ठीक है। तब हेवियर पार्टिकल क्या करेंगे? नीचे आएंगे, ठीक है। लाइटर ऊपर जाएंगे, हेवियर नीचे आएंगे। तो यहाँ पर एक्चुअल में हमारा क्या हो रहा है? पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। तो हीट ट्रांसमिशन ड्यू टू एक्चुअल मोशन ऑफ द ड्यू टू एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। ये कहानी होती है इसके अंदर। यस, दिस इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, है, सही बात है। चैप्टर कौन पूछ रहा है? तो ओह अच्छा, सनी। खत्म होने वाला है बेटा ये, ठीक है। सो देखो, और बात करें इसके अंदर, तो किसके अंदर होता है? फ्लूइड्स के अंदर। फ्लूइड्स कौन होते हैं? लिक्विड एंड गैस, ठीक है। सो लिक्विड एंड गैस है। जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स है वो अगले के अगले हफ्ते से स्टार्ट होगा, अगले साल से स्टार्ट होगा मतलब, ठीक है।
ओके सर। सो देखो, लिक्विड एंड गैस हो, ठीक है, फ्लूइड्स होता है, फ्लूइड्स के अंदर ये चीज होती है, वहीं पर पार्टिकल हमारा मूव कर सकता है, सॉलिड के अंदर तो मूव कर ही नहीं सकता, ठीक है ना, वहां पे तो वाइब्रेट ही कर सकता है। ओके ठीक है, गलती से मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। तो अब थर्मल कन्वेक्शन बच्चों हमारे टू टाइप्स का होता है, ठीक है, टू टाइप्स, एक तो होता है नेचुरल और एक होता है फोर्स्ड, फोर्थ। ठीक है, एक होता है नेचुरल, एक होता है फोर्स्ड। नेचुरल क्या, जो अपने आप हो जाए, फोर्स क्या, जिसके अंदर हम कुछ ना कुछ हमारी फिजिक्स लगाएं, कुछ ना कुछ हम मशीनें लगाएं, ठीक है, तो वो फोर्स्ड हो जाएगा, ठीक है। तो नेचुरल कन्वेक्शन के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे अभी हमने बॉइलिंग ऑफ वाटर करा, ठीक है, यहाँ पर मशीन जो है या फिर जो आग है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है, इसलिए इसको नेचुरल बोलते हैं। अगर मैं इसके अंदर रोड डाल देता ना, ठीक है, तो वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाती है हमारा कुछ ना कुछ मैकेनिज्म वाटर के, ठीक है, तब वो कहलाता हमारा फोर्स्ड मैकेनिज्म, ठीक है। तो सर फोर्स्ड में हेलो, हम्म, नेचुरल या इसको फ्री भी बोलते हैं हम। हाँ, कोई क्या कह रहा है, बोलिए। सर मैं कह ठीक रही है, थी तो वो heat तो इस वजह से ही हो रहा है ना। क्या, वो हीट तो मग की वजह से ही हो रहा है ना, कि अंदर पार्टिकल जा रहे हैं जब भी हाँ तो हाँ, करंट हाँ वगैरह। हाँ, तो मग की वजह से हो रहा है ना। तो फिजिकल कैसे होगा, मतलब वो नेचुरल कैसे होगा? ये वाला, इसमें यस सर। पार्टिकल को हम धक्का लगा रहे हैं क्या, नो सर नहीं नो। लगा रहे ना, तो जब हम पार्टिकल को धक्का लगाएंगे ना, हम्म, समझ रहे हो बात को, जैसे हम फैन यस। फैन फैन से हवा दे रहे हैं, ठीक है, कोई पंप लगा के मैं फ्लूइड को पंप करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो जैसा हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है, ठीक है, वो हीट को अपने साथ इधर उधर ले जाता है, ठीक है, तो वो फोर्स्ड है, ठीक है, ब्लड पंप बाय हार्ट, वो फोर्स्ड है, ठीक है। और हमारी हवाएं चल रही है, वो क्या है, नेचुरल के अंदर आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर अभी हमने तो हवा लग रही है हमारे पास, क्या करना, कोई ना कोई मैकेनिज्म लग रहा है, ठीक है, पंप क्या कर रहा है, फ्लूइड को इधर से उधर लेके जा रहा है, ठीक है, यानी कि हीट को इधर से उधर लेके जा रहा है, बट यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या कोई मैकेनिज्म कुछ लेके जा रहा हो, यहाँ पर तो हम डायरेक्टली नो। हीट दे रहे हैं ना, कोई कांटेक्ट, कोई यस। मैकेनिज्म नहीं लग रहा है यहाँ पर, इसलिए बॉइलिंग ऑफ वाटर को नेचुरल कन्वेक्शन कह सकते हैं, ठीक है। तो नेचुरल है, फ्री है, तो हमारी जो सी ब्रीज होती है उसको भी हम नेचुरल बोल सकते हैं, बॉइलिंग ऑफ वाटर को भी, ठीक है, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, ठंडी हवाएं, ट्रेड विंड, ठीक है। तो ये कुछ कुछ एग्जांपल होते हैं हमारे नेचुरल कन्वेक्शन के। फोर्स्ड में क्या हो जाएगा, फोर्स्ड में हमारा हो जाएगा हेयर ड्रायर हो जाएगा, ठीक है, वो गर्म हवा फेंकता है, पीछे से ठंडी आती रहती है, गर्म फेंकता है, पीछे से ठंडी आती रहती है, ठीक है, ब्लड पंप्ड बाय हार्ट, नहीं होंगे ठीक है, सर, नहीं होंगे ना। हाँ अपने तो नहीं हो रहे यार, ठीक है, तो ब्लड पंप बाय हार्ट, और क्या एग्जांपल हो नहीं। सकता है और भी बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, हमारी जो चिमनी है उसके अंदर भी हम एयर को इधर उधर से भेजते हैं, ठीक है ना, वहां पे फोर्स मैकेनिज्म होता है। पंखा लगा के हम कुछ ना कुछ ठंडा करें, ठीक है, वो अभी फोर्स मैकेनिज्म होगा, ठीक है। अभी भी हॉलीडे हो सकते थे बट हुए नहीं, ठीक है, नेक्स्ट वीक से हो सकते थे बट हुए नहीं, क्योंकि कोर्स कंप्लीट करना है। यस, दिस इज द प्रेशर, ठीक है। सो देखो, सी ब्रीज, ट्रेड विंड वगैरह वगैरह कुछ इस तरीके की चीजें होती है नेचुरल के अंदर। एक बात खास है नेचुरल के अंदर, अच्छा हाँ, वो आप लोगों के सेशन लेट स्टार्ट हुआ ना, इसलिए कैंसिल हो रहा है बच्चों, ठीक है। बस 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 बस, तो एक बात सुनो ध्यान से, कि जो नेचुरल है या फ्री कन्वेक्शन है वो क्या होता है, वो वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, टॉप टू बॉटम, ठीक है। ये तो गलत है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो टॉप टू बॉटम ये चीज होती है, और ये एनी डायरेक्शन में हो सकता है ना। तो ये किसी टॉप टू बॉटम क्यों होता है, देखो, पानी ऊपर से नीचे जा रहा है, सी ब्रीज सुना होगा आपने,
ये सर सुना है। ठीक है, तो सी ब्रीज में क्या होता है, दिन का टाइम है, यहाँ पर समुद्र है, सर जो सॉइल होता है वो ठंडा रहता है। यस, वो रात में ठंडा रहता है, दिन में सी है, वो ठंडा रहता है, ये कोल्ड रहता है दिन में। और जो लैंड है यहाँ की, ये क्या रहती है, पेड़ भी लगा देते हैं यहाँ पर, हॉट रहती है। ये रहती है हॉट। सर ठीक है पूरा सुन दे रहे हो उसी का ही सी का। ठीक है ना। सो क्या होगा, देखो हॉट है तो डेंसिटी कम, तो हमारी जो एयर है वो ऊपर उठेगी। कोल्ड है तो डेंसिटी ज्यादा, तो एयर जो है वो नीचे, है ना। सो अब हॉट एयर ऊपर उड़ गई तो यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो कोल्ड या ठंडी हवाएं हमारी यहाँ से यहाँ पहुंचती है। ठीक है, और यहाँ से हॉट जो है यहाँ पर खाली जगह हो गई, तो यहाँ से ठंडी हवाएं यहाँ पर पहुंचती है। तो ये होती है सी ब्रीज, यानी कि समुद्र की तरफ से हमारे पास लैंड की जब जो ठंडी हवाएं आती है दिन के टाइम में, वो सी ब्रीज कहलाती है। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा रात के अंदर, ठीक है, उसको लैंड ब्रीज बोलेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा थर्मल कन्वेक्शन। फिर इसके बाद पढ़ते हैं हम रेडिएशन के बारे में। ठीक है, ठीक है, दिस इज द फास्टेस्ट वे ऑफ द हीट ट्रांसफर। ठीक है, क्यों है अभी देखते हैं। तो देखो, रेडिएशन यानी कि वेव्स के थ्रू हमारे पास हीट पहुंच रही है, एनर्जी पहुंच रही है ना। तो ये रेडिएशन का मामला है, इसके अंदर मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। ये कैसे पता पड़ा कि मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे हमारे पास सन से सन से हीट आती है ना, ये सर स्पेस डायरेक्ट। स्पेस में से होके आती है। ठीक है, स्पेस में से होके आ रही है अर्थ के ऊपर, आपके ऊपर, मेरे ऊपर, सबके ऊपर आ रही है। तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ऐसे आ जाती है। ठीक है, तो मीडियम नहीं था, तो इसलिए वाकई में मीडियम की रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती। ठीक है, तो रेडिएशन क्या किसको कहेंगे। ठीक है, तो हीट इज ट्रांसमिटेड वन प्लेस टू अनदर विदाउट हीटिंग इंटरवेनिंग मीडियम। हाँ, वो प्रेशर की वजह से है, जरूरी नहीं है कि ना लगे। अगर हमारी बंदूक की वो जो है, प्रेशर की वजह से है बच्चे, और कुछ भी नहीं है। जितनी ज्यादा गहराई पे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा ना भाई, प्रेशर ये बढ़ सर रहा है, बढ़ेगा। और विस्कोसिटी भी है ही सही। ठीक है, इस वजह से प्रेशर लगेगा तो वो नीचे चली जाएगी। विस्कोसिटी तो हर जगह सेम रहेगी ना, डीवी बाई डी एक्स। हाँ, डेंसिटी भी है, सब कुछ चीजें, सारी चीजें रिटार्ड करेगी, रिटार्डेशन बहुत ज्यादा होने वाला है वहां पर। ठीक है, लेकिन फिर भी लगी जाती है यार, एक दो गोलियां तो। ठीक है, वो कौन सी मूवी थी हमारी, फैंटम, उसमें भी लग गई थी। ठीक है, हाँ, यस। ठीक है, तो नो मीडियम रिक्वायर्ड है इसके अंदर, और हीट इज ट्रांसमिटेड वन बॉडी, हीट इज ट्रांसमिटेड one place to another without heating intervening medium। हल्का फुल्का गर्म करता है, लेकिन हम इसको जनरली यही मानते हैं कि हीट लॉस नहीं हो रहा। ठीक है, इंटरवेनिंग मीडियम यानी कि जहां से हमारी जो रे है, रे तो क्या बोले उसको, वेव बोल लेते हैं। ठीक है, तो वेव जहां से गुजर रही है उस मीडियम को इफेक्ट नहीं देती है ये। ठीक है, क्योंकि स्पेस में से निकल रही है, तो यहाँ पर कोई मीडियम ही नहीं है। इस वजह से इसको मानते हैं कि इंटरवेनिंग मीडियम को हीट अप नहीं कर रही है, लेकिन वास्तव में हल्का फुल्का तो होता ही है। ठीक है ना। तो आर्क आग इसके ऊपर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू हमारे तक क्या पहुंच रही है, हीट पहुंच रही है। ठीक है, हाँ, फ्लूइड में था ना।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves carries heat। ठीक है, ये क्या कर रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हीट को कैरी करके हमारे तक लेके आ रही है। जैसे ये इंसान हाथ सेक रहा है, ठीक है, हमारे पास हीट पहुंच रही है, कहाँ से पहुंच रही है, रेडिएशन से पहुंच रही है। ठीक है ना, क्लियर है। ये साइड में से हाथ सेक रहा है तो ये इसके पास रेडिएशन से पहुंच रही है। अगर यहाँ पर मैं इसके हाथ रख दूं तो बिल्कुल ऊपर, जल जाएंगे सर। नहीं नहीं नहीं, ऊपर मतलब ऊपर से सेके हम, तब कौन सा इफेक्ट लगेगा इसमें। सर डायरेक्ट। हाँ ऊपर बिल्कुल। अभी तो ये जैसे ये आग है तो ये साइड में से, अगर मैं इसके ऊपर हाथ लेके जाऊं तब कौन सा इफेक्ट आएगा। सर मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक कहाँ से आ जाए, तब कौन से मतलब मोड से हीट ट्रांसफर होगा, ऊपर जब हम हाथ रखेंगे तो तब यहाँ पर कन्वेक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे एयर है, अच्छा। ठीक है, अब एयर क्या कर रही है, ऊपर उठ रही है हल्की होके, है ना, तो वो हीट लेके जा रही है एयर, तो यहाँ पर कन्वेक्शन हो, साइड में से रेडिएशन निकलेगी ज्यादा, और ऊपर ऊपर देखेंगे हम क्योंकि ऊपर एयर ज्यादा होगी तो कन्वेक्शन कहलाएगा। ठीक है ना। कंडक्शन सर। कंडक्शन सॉलिड बॉडी के अंदर होता है, एक तरफ से गर्म करते हैं हम, है ना, ओके वो सर। दूसरे पॉइंट तक चल के चल जाता है। ठीक है, सो कौन लेके जा रहा है यहाँ पर रेडिएशन में, कैरियर कौन है जो हीट को लेके जा रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल कैसे करती हैं, स्पीड ऑफ लाइट से। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, तो बहुत ज्यादा तेज होती है, तो इसलिए ये फास्टेस्ट वे ऑफ हीट ट्रांसफर है रेडिएशन के थ्रू। ठीक है, तो कोई भी बॉडी हो हमारे पास, वो सब की सब है ना एनर्जी रेडिएट करती है। ठीक है, रेडिएट्स एनर्जी। ठीक है, ये हमें प्रिवोस्ट बायसेप ने बताया था। ठीक है ना, और जो हमारी ये रेडिएशन है, ठीक है, थर्मल रेडिएशन, वो रिफ्लेक्शन भी कर सकती है, रिफ्रैक्शन भी कर सकती है, और इंटरफेरेंस भी कर सकती है। यानी कि जो लाइट है ना, लाइट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी सेम टू सेम नेचर हमारी ये रेडिएशन भी दिखा सकती है, थर्मल रेडिएशन। ठीक है, तो थर्मल रेडिएशन exhibits all properties of light। ठीक है, और जो थर्मल एनर्जी से हमारे पास रेडिएशन निकली, ठीक है, तो उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम बोलेंगे, और थर्मल रेडिएशन भी हम बोलते हैं क्योंकि थर्मल एनर्जी से निकलने वाली रेडिएशन को थर्मल रेडिएशन भी हम बोलेंगे। हीटिंग इफेक्ट की वजह से ये आ रही है, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा रेडिएशन। क्यों, क्या दिक्कत हो गई। ठीक है, तो ये रेडिएशन की कहानी है। अब रेडिएशन, ये मुझे बताओ इसका आंसर क्या है, व्हाट द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। हम्म, यस, अरे आ जाएगा, कल दिन भर में कभी भी तो टेस्ट दे सकते हो, पढ़ लेना, अभी 1 घंटे में क्या पढ़ लेंगे हम। ठीक है ना। सो अब रेडिएशन क्या करती है, जब भी किसी बॉडी के ऊपर रेडिएशन गिर रही है, व्हेन रेडिएशन फॉल्स ऑन ए बॉडी या ऑन द सरफेस ऑफ ए बॉडी, ये या तो एब्जॉर्ब हो जाएगी, या रिफ्लेक्ट हो जाएगी, या ट्रांसमिट हो जाएगी, या तीनों हो जाएगा इसके साथ काम। ठीक है ना, तो कोई एक सरफेस है, मैं रेडिएशन लेके आ रहा हूँ यहाँ से, क्यू एनर्जी लेके आया मैं, ठीक है ना, अब इसका कुछ पार्ट इस बॉडी के ऊपर गिरा, तो मान लेते हैं कुछ एब्जॉर्ब हो गया, कुछ हो गया हमारा रिफ्लेक्ट, ठीक है, तो उसको क्यू आर से हम दिखा रहे, और कुछ हो गया हमारा ट्रांसमिट, ठीक है, तो उसको क्यू टी से हम दिखा रहे हैं। ये कौन है, इंसिडेंट एनर्जी।
ठीक है, इंसिडेंट एनर्जी। ठीक है, तो Q के 3 पार्ट हुए, तो Q इज इक्वल टू क्यू ए क्यू आर प्लस क्यू टी में लिख सकता हूं क्या? है भाई, Yes, Q sir. ने ही तो इन तीनों को पैदा किया है। ठीक है, तो इनके बराबर होगा वो। अब मैं Q का डिवाइड कर दूं दोनों साइड, तो क्या मिलेगा मुझे? 1 इज इक्वल टू क्यू ए अपॉन क्यू प्लस क्यू आर अपॉन क्यू प्लस क्यू टी अपॉन क्यू। ठीक है, ठीक है, तो ये कहानी है। अब इन तीनों चीजों को हम कुछ कुछ कहते हैं, ठीक है ना। 1 इज इक्वल टू आर प्लस टी प्लस ए, या फिर इनके रेस्पेक्ट में लिखता हूं तो ए प्लस आर प्लस टी। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, कुछ कुछ नाम होते हैं इनके। ये कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हुई डिवाइड बाय इंसिडेंट एनर्जी। ठीक है, तो हमारी बॉडी की जो एब्जॉर्प्शन की पावर है उसको एब्जॉर्प्टिव पावर बोलते हैं। ठीक है, इसको ए से हम दिखा रहे हैं। ठीक है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय इंसिडेंट एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्टिव पावर। अरे यार क्या परेशान हो रहे हो तुम लोग, हाँ? ऐसे क्या कर रहे हो? अब क्या करें, तुम लोगों की जो कैपेसिटी है ना वो बहुत अच्छी है। ठीक है, इस वजह से सब जगह से अलग अलग पढ़ा रहे हैं आपको, एक साथ दो दो तीन तीन। ठीक है यार, कैप्चर करो जहां से मिल रहा है, वो रेंचो बन जाओ, है ना। यस सब सर। सब जगह ज्ञान लुट रहा है। ठीक है, हासिल कर लो जहां से भी। ठीक है ना, सो ये सर एब्जॉर्प्टिव कौन पावर। देगा? आधा अधूरा सबका आधा आधा। हाँ, तो मिल तो रहा ना एटलीस्ट। सर आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता। अरे नहीं, वो थोड़े बहुत नंबर तो आ ही जाएंगे एग्जाम में। आइए सर आइए। सर है हमारे कितने लिए सारे? फायदेमंद, हम एक्सपेरिमेंट थोड़ी करने बैठ रहे हैं, वो सर खतरनाक 31 हो जाए। 30 वर्ष की। पीटीएम है हमारी स्कूल में, न्यू ईयर खराब करेंगे स्कूल वाले। हाँ क्या करें, हमने तो छुट्टी दे रखी है। 1 तारीख को पिटवाएंगे। एक को तो संडे है। सर 31 को सर रिपीट है। उनका मेन मकसद है न्यू ईयर बर्बाद करना बच्चों का इस साल का। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन पावर है। ठीक है, तो R इज इक्वल टू एनर्जी रिफ्लेक्टेड डिवाइड बाय एनर्जी इंसिडेंट, इसको R से डिनोट करते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन पावर, जो एनर्जी ट्रांसमिट हो Q जाए upon उसका रेशियो। Q upon Q. यस, जो एनर्जी ट्रांसमिट हो गई उसका रेशियो हमारी इंसिडेंट एनर्जी के साथ, QT अपॉन Q। तो ये तीन चीजें होती है। ठीक है, इन तीनों का सम जो है ना हमेशा 1 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जो आने वाली है वो एक यूनिटी में तो आ रही है ना। ठीक है, उसी में तीनों चीजें डिवाइड हो गई, कुछ एब्जॉर्ब हो गई, कुछ रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ ट्रांसमिट हो गई। अरे कैसे रुक जाए भाई, ठीक है ना। वैसे आधा घंटा तो हो गया, आधा घंटे की और बात है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम इमिसिव पावर की। इमिसिव पावर यानी कि कोई बॉडी हमारी किस तरीके से एनर्जी रेडिएट कर रही है, कितनी पावर के साथ एनर्जी रेडिएट कर रही है। ठीक है, तो एनर्जी रेडिएटेड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन एटी होता है। ठीक है ना, सो यूनिट क्या होगी इसकी? तो दिस इज एनर्जी radiated by a body। Joule meter per Kelvin. के ये टाइम है, दिस इज टाइम, दिस इज एरिया। Joule per meter second. जूल पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। एरिया तो मीटर स्क्वायर में होता है ना। Yes, sir. यस ठीक सर। है, तो एनर्जी रेडिएटेड बाय बॉडी, ठीक है, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया।
ठीक है, तो ये होती है हमारी कौन, इमिसिव पावर। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। ये किसी एक लेमडा की रेंज के लिए है, लेमडा प्लस डी लेमडा। ठीक है, लेमडा से थोड़ी सी और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेंज होगी ना, उसके लिए है। ठीक है, इसलिए इसको स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर बोल रहे हैं हम, एक नाम खास कर दिया इसके साथ, स्पेक्ट्रल। किसी एक पर्टिकुलर लेमडा की एनर्जी हम हमारी बॉडी को दे रहे हैं। ठीक है, तो इमिसिव पावर पर यूनिट वेवलेंथ रेंज, ठीक है, एट वेवलेंथ लेमडा। ठीक है, इस रेंज में कोई एक ना एक पर्टिकुलर लेमडा होगा। ठीक है, इज नोन एज स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। ठीक है, सो इसको हम लिख सकते हैं टोटल इमिसिव पावर ई विल बी इक्वल टू ई लेमडा डी लेमडा। ठीक है बेटा, यार रिकॉर्डिंग देख लेना, है ना, तो 0 टू इन्फिनिट। ठीक है, और वैसे भी ये थोड़ी सी न्यूटन्स लॉ हमारा ज्यादा समझने का है, ये तो बाकी थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है अभी, है ना। सो ये एक फॉर्मूला होता है जिसमें हमने कोई एक स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर का लेमडा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करा, तो हमें क्या मिल जाएगी, टोटल इमिसिव पावर। हाँ बेटा, रिकॉर्डिंग है ना, उसका सेटअप चल रहा है, और इस वीक में या फिर मंडे या ट्यूसडे को आपकी अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना। सो एक चीज होती है हमारी एब्जॉर्प्टिव पावर। ठीक है, तो स्पेक्ट्रल ऑब्जॉर्प्टिव पावर वो क्या होगी, व्हाट इज स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। एब्जॉर्प्टिव पावर या एब्जॉर्प्शन पावर, सर वो लैम्डा को एब्जॉर्ब करने की पावर। हाँ, किसी एक पर्टिकुलर लेमडा के लिए एब्जॉर्प्टिव पावर को स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए दिखा देंगे हम, उसको दिखा रहे थे काहे से, A इज इक्वल टू क्यू ए बाई क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर लेमडा आ जाएगा, तो एब्जॉर्प्टिव पावर एक पर्टिकुलर लेमडा के लिए, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड उस पर्टिकुलर लेमडा की डिवाइडेड बाय एनर्जी इंसिडेंट। ठीक है, तो दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड at lambda, and this is the amount of energy incident at lambda। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम इमिसिविटी की। इमिसिविटी क्या होती है, ब्लैक बॉडी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो इमिसिविटी, बहुत बातें कर रहे हो आज तुम ग्रुप में, चैट बॉक्स में। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ लो, फिर कर लेना, 5-10 मिनट बाद हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो इमिसिविटी क्या होती है, ब्लैक बॉडी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो E अपॉन ई बी। ठीक है, किसी बॉडी की इमिसिविटी, इमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी विद रेस्पेक्ट टू इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी। इमिसिव power of a body divided by emissive power of black body। ठीक है, क्योंकि चीजें समझानी होती है यार। देख रहे हो ये चीज, आ गई बात समझ में? एमिसिविटी समझ में आई? ये रेशियो है ब्लैक बॉडी के रेस्पेक्ट में किसी भी बॉडी की इमिसिव पावर का। ठीक है, तो ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। इमिसिविटी क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी, बट जो इमिसिव पावर है, क्या ये यूनिटलेस है क्या, इसकी यूनिट हमने निकाली। इमिसिविटी यूनिटलेस है, इमिसिव पावर यूनिटलेस नहीं है। ब्लैक बॉडी बेटा अभी आ रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, तो प्रीवियस थ्योरी के बाद अभी पढ़ते हैं इसको। प्रीवियस थ्योरी क्या है, इसने बोला कि जब आपके पास कोई सा भी टेम्परेचर होगा ना,
ठीक है, तो आपकी जो बॉडी है वो हीट एक्सचेंज करेगी, ठीक है, एनर्जी का एक्सचेंज करेगी। अगर आपके पास टेम्परेचर है तो जो आपकी बॉडी है वो एनर्जी का क्या करेगी, एक्सचेंज करेगी। बस हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है 0 केल्विन नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 केल्विन के ऊपर एक्टिविटी रुक जाती है, गैस का प्रेशर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। देखा था हमने एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, ठीक है। सो देयर इज अ कंटिन्यूअस हीट एक्सचेंज बिटवीन बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग, ठीक है, और ये चलता ही रहता है इनफाइनाइट टाइम के लिए। ये प्रीवॉश ने अपनी थ्योरी में बोला, और वो की सही भी बात है, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ अ बॉडी with its surrounding decide whether the body experience cooling effect या heating effect। बॉडी ठंडी होगी या गर्म होगी, ये सराउंडिंग और बॉडी के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना। जो हमारा बर्फ है अगर वो रूम टेम्परेचर पे रख देंगे तो वो क्या होगा, गर्म होगा, ठीक है, और उसको कोई गर्म चीज को हम ठंडी जगह पे ले जाके रख देंगे तो वो Yes, क्या हो sir. जाएगी, ठंडी हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है ना। तो व्हेन ए कोल्ड बॉडी इज प्लेस्ड इन द हॉट सराउंडिंग क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट आएगा, है ना। कोई एक पेप्सी की बोतल है, उसको 15 डिग्री सेल्सियस को मैंने रखा 50 डिग्री सेल्सियस के सराउंडिंग में, बहुत गर्मी है, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी क्या है, सराउंडिंग से कम है। तो प्रीवोश ने बोला अब भी जो इमिशन है और एब्जॉर्प्शन है वो होगा, लेकिन इमिशन, एनर्जी का इमिशन कम होगा, एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। सो क्यू इमिशन बॉडी के बारे में बात करी जा रही है, क्यू इमिशन बॉडी का कम होगा, ठीक है, एनर्जी कम इमिट करेगी, लेकिन एब्जॉर्ब क्या करेगी, वो ज्यादा करेगी। अरे भाई मान जाओ, ठीक है। तो व्हेन अ बॉडी प्लेस इन कूलर सराउंडिंग तब क्या होगा, क्या सर? बॉडी को 20 डिग्री सेल्सियस में रख दें, बॉडी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, तब क्या होगा, अब हीट ज्यादा सर लेगी या देगी, देगी। ठीक है। तो देगी सर। इमिशन इस कंडीशन में ज्यादा होगा, बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा है तो इमिशन क्या होगा, ज्यादा होगा, और एब्जॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा। कम होगा, ठीक है, कम हीट लेगी। अरे मेरी बात मत करो यार, ठीक है। सो व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, अब क्या होगा, ये भी 20 पे और ये भी सराउंडिंग भी 20 पे, ठीक है। तो टी बी इज इक्वल टू टी सराउंडिंग क्यू इमिशन। अब जो एब्जॉर्प्शन है और इमिशन है वो दोनों क्या होंगे, बराबर, ठीक है। जितनी हीट ले रहा है उतनी दे भी रहा है, ठीक है। इस वजह से जो हमारा हीट फ्लो है वो हम मानते हैं कि रुका हुआ है। हम बोल रहे थे ना कि टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो हीट फ्लो नहीं होगी, लेकिन प्रिवोश भाई साहब ने बोला कि वो है ना, फ्लो तो हो रही है, ठीक है, लेकिन तुम जितना दे रहे हो ना उतना ले भी रहे हो, ठीक है। तो ये प्रिवोश भाई साहब की कहानी है, लेकिन जनरली हम क्या मानते हुए आ रहे थे कि कोई ट्रांसफर नहीं होता, और बाकी में उसको यही बोलना, इसमें लेकिन दोनों प्रिवोश बॉडी का का और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम है तब भी ट्रांसफर होगी हीट। हाँ, लेकिन जो ली जा रही है और दी जा रही है ना वो बराबर है, ठीक है। ये प्रीवॉश की थ्योरी है, ठीक है। हम तो यही मानते हैं कि हीट ट्रांसफर नहीं होता, टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता, ठीक है ना। हमने फॉर्मूले में के अंदर भी देखा, ये प्रीवॉश की थ्योरी है, थ्योरी, ये थ्योरी, इसका कोई ये सर हीट प्रैक्टिकल सबूत इक्वल कर नहीं लेंगे ना, है बेटा। अपने इक्वल कर लेते हैं सराउंडिंग और सिस्टम दोनों हाँ, को। इक्वल कर लिया ना, तभी तो यहाँ पर तो देखो कम ज्यादा हो रहा था, लेकिन अब इक्वल हो गया तो हम इसको नेट नेट जो है ना, क्यू नेट, वो क्या है, 0, क्योंकि जितनी जा रही है उतनी आ भी रही है ना। तो अच्छा, इसलिए हम हकीकत बोलते में हैं तो कि यही जो, होता है ना। हाँ हकीकत में तो यही हो रहा है, ठीक है। वो वाकई में सही बात है इसकी यार। अगर हम ये 20 डिग्री सेल्सियस को कहीं और ठंडी जगह लेके चले जाएंगे तब तो ये मतलब फिर इमिशन करेगी ना, तो इसका मतलब सही बात है कि इमिशन करती है ना। यस सर। ठीक है, तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी की बात करते हैं। तो ब्लैक बॉडी वो चीज होती है जिसके ऊपर कोई भी रेडिएशन हम गिराएं तो वो सबको एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। तो इट एब्जॉर्ब्स ऑल द थर्मल रेडिएशंस, ठीक है, फॉलिंग एट इट्स सरफेस, लो टेम्परेचर पे ब्लैक होगा, होल वगैरह। ठीक है।
ब्लैक बॉडी। अब हम हाई टेम्परेचर कर देंगे उसी ब्लैक बॉडी का, तो ये सबको उगल भी देगी। ये होती है हमारी ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो ये होती है परफेक्टली ब्लैक बॉडी। और जो इसकी अप्रोच है नियरली, हम काले कपड़े पहनते हैं ना सर्दियों में, ठीक है, मेरी जैकेट भी काली है देखो, है ना। सो क्यों है? क्योंकि इनकी एब्जॉर्प्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, सर्दी ना लगे इसलिए। हाँ, ठीक है, ये हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करती है। और व्हाइट कपड़े हम गर्मी में क्यों पहनते हैं? क्योंकि उनकी रिफ्लेक्टिविटी ज्यादा होती है, ठीक है, वो हीट को एब्जॉर्ब कम करते हैं। ठीक है, लाइट। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो सबको ही एब्जॉर्ब कर ले, वो एग्जिस्ट नहीं करती है, वो आइडियल कंसेप्ट है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये आइडियल कंसेप्ट है। बट हम जो हमारा सूरज है उसको ब्लैक बॉडी मानते हैं, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। क्यों? क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पे है और उससे सारी की सारी रेडिएशन हमें मिल जाती है। लेकिन वो ठंडा हो जाएगा तो सारी की सारी उसके अंदर एब्जॉर्ब होगी, ये हमें पता नहीं। ठीक है ना, तो उसको मानते हैं हम। ठीक है, तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ए बॉडी विच एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट इज कॉल्ड ए ब्लैक बॉडी। ठीक है, सर, तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी का एग्जांपल सन होगा। हाँ उसको कह सकते हैं हम, लेकिन वो इमिट कर रहा है, उसको ट्रीट किया जाता है ब्लैक बॉडी की तरह। ठीक है, मतलब और सर क्या सर ब्लैक कलर बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। हाँ, और लैम्प एग्जांपल। ब्लैक ये 99% एब्जॉर्ब कर लेता है। एक मटेरियल आता है, ठीक है, इसकी एब्जॉर्प्टिविटी 99% है, इतने को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो दिस इज द नियरेस्ट अप्रोच जो कि हमारी चीजें मिलती है उनके अंदर। और एक फेरी ने, हाँ, एक फेरी ने एक डिवाइस बनाई थी, इसके अंदर एक स्फीयर टाइप चीज होती है। ठीक है, और यहाँ पे एक हल्का सा होल होता है और यहाँ पर एक कोन लगा होता है। तो जैसे ही हमारी रे इसके अंदर एंटर कर रही है ना, तो उसका रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो वो यहीं पर बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, इस होल में से ना निकले, इसलिए यहाँ पर एक कोन लगाया, ताकि डायरेक्ट अगर इस तरीके से डायमंड जैसे? आ रही है तो डायरेक्ट उसी पाथ पे लौट जाएगी ना, रिफ्लेक्शन होगा तो। ठीक है, तो ये इस वजह से यहाँ पर एक कोन लगाया जाता है। ये फेरी की ब्लैक बॉडी है जो कि बनाई गई है। ठीक है, तो बनी बनाई है, नेचर में इस तरीके की चीजें मिल पाना काफी मुश्किल है। ठीक है, जो ब्लैक होल होता है उसको भी हम सर परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं बोल सकते। हाँ बोलिए। ऐसे सन, आपके कहने का मतलब अगर सन ठंडा हो गया तो क्या वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा? हाँ, तो वही इसको ट्रीट करते हैं, लेकिन है नहीं, मानते हैं हम। ठीक है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी वही होगी जो कम टेम्परेचर पे एब्जॉर्ब कर ले और ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर निकाल भी दे। लेकिन हमारा जो सन है उसके अंदर तो, और ये कोई मैकेनिज्म क्या है, अंदर से कोई एक इंजन नहीं लग रहा हो, कुछ हो नहीं रहा हो प्रोसेस अंदर से, तब मानी जाती है परफेक्टली ब्लैक बॉडी। लेकिन हमारा जो सन है उसके अंदर तो कुछ ना कुछ प्रोसेस हो ही रही है अपना आप ही, वो अपना फ्यूल खुद ही बनाया जा रहा है ना। उसमें हाइड्रोजन है, हीलियम है वगैरह, ये सारी चीजें। ठीक है, तो उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रही है। लेकिन जो ब्लैक बॉडी है उसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, उसने चुपचाप ले ली और चुपचाप निकाल भी देती है। ठीक है, हाँ अज्यूम कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी इस तरीके की होती है। बस इतना समझो कि लोअर टेम्परेचर पे सब कुछ ले लेगी, हायर पे सब कुछ निकाल लेगी। ठीक है, तो ए बॉडी विच एब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएशन फॉलिंग ऑन सरफेस इज कॉल्ड ए ब्लैक बॉडी। ठीक है, एब्जॉर्बटेंस इसकी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, यानी कि Q इज इक्वल टू क्यू ए बाय क्यू, सॉरी ए इज इक्वल टू क्यू ए बाई क्यू। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1, यानी कि बाकी चीजें क्या हो गई? 0 हो गई। मैंने बोला था इसकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, द ब्लैक बॉडी एमिट्स रेडिएशन ऑफ ऑल पॉसिबल वेवलेंथ फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, ठीक है ना। अब बात करें हम, इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्यों है? क्योंकि सब कुछ ही उगल लेगी जो भी इसने एब्जॉर्ब किया है ना, तो इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस है। डिस्क्रीट इसका स्पेक्ट्रम नहीं होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, सन की बात कर ही ली हमने। अब बात करते हैं क्रिचॉफ्स लॉ की। क्या है क्रिचॉफ्स लॉ? ठीक है, तो दिस इज द रेशियो है इमिसिव पावर टू द एब्जॉर्प्टिव पावर का। ठीक है, इमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी डिवाइडेड बाय एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ए बॉडी
ठीक है, दिस इज ए, है ना। एंड इट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। और ये जो कांस्टेंट है उसी टेम्परेचर और वेवलेंथ के ऊपर, है ना, उसी टेम्परेचर और वेवलेंथ के ऊपर जो ब्लैक बॉडी इमिट करेगी, जो ब्लैक बॉडी की इमिसिविटी होगी उसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये किरचॉफ्स का लॉ है। ठीक है, द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर टू द एब्जॉर्प्टिव पावर फॉर द रेडिएशन ऑफ ए गिवन वेवलेंथ। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ दे दी हमें, यानी कि स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर और स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर की बात करी जा रही है। ठीक है, कर दीजिए सर। मैं बता रहा हूँ ना। हाँ, क्या कह रहे हो? रिपीट करने के लिए सर। हाँ 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 हाँ, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो दिस इज द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर टू द एब्जॉर्प्टिव पावर। इमिसिव पावर क्या थी, Q बाय 80 थी, है ना, यही थी, ये रही Q बाय 80 थी। ठीक है, तो दिस इज द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर टू द एब्जॉर्प्टिव पावर। ये एब्जॉर्प्टिव पावर क्या थी, A इज इक्वल टू Q एब्जॉर्ब डिवाइड बाय Q। ठीक है ना, ये थी। सो इनका रेशियो है वो एक कांस्टेंट आता है हमारे पास हर एक बॉडी के लिए, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर और किसी एक पर्टिकुलर लैम्डा के ऊपर। ठीक है, तो ये कांस्टेंट आ गया। अब ये कांस्टेंट जो है ना ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर के बराबर होगी। ठीक है, उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और उस पर्टिकुलर लैम्डा के ऊपर। ये किरचॉफ्स का लॉ है। क्या मतलब, क्या समझे? इन्होंने बोला कि जो बॉडी, देखो इमिसिविटी पढ़ी थी हमने, स्मॉल ई इज इक्वल टू इमिसिविटी ऑफ ए बॉडी, इमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी डिवाइड बाय इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो यहां से इन दोनों चीजों को देखोगे तो ई बॉडी, ब्लैक बॉडी को नीचे ले आओ, ई ब्लैक बॉडी, ये क्या आ रहा है, इसको ए बॉडी को इधर ले जाओ, एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ बॉडी के बराबर आ रही है। और ये ई अपॉन ई नॉट, ये दोनों इमिसिविटी है बॉडी की और ब्लैक बॉडी की, ये भी इमिसिविटी है बॉडी, इमिसिव पावर है बॉडी एंड ब्लैक बॉडी की। ठीक है, तो यहाँ पर एब्जॉर्प्टेंस एंड इमिशन दोनों क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा, दिस इज इक्वल टू ई। ठीक है, तो इससे पता लगा कि जो गुड इमीटर होते हैं ना, आर गुड एब्जॉर्बर्स, यानी कि जो ले रहे हैं वो देंगे भी सही। ठीक है, ये यही बताना चाहता है कि गुड इमीटर्स आर गुड एब्जॉर्बर। जैसा हमारा रेगिस्तानी इलाका होता है, ठीक है ना, डेजर्ट होता है, तो वहां पर दिन बहुत ज्यादा गर्म होते हैं और रातें बहुत ठंडी होती है। ठीक है, क्योंकि जो सैंड है उसकी एब्जॉर्प्टिविटी वो अच्छी है, ब्लैक बॉडी की तरफ जा रही है, वो मतलब वो अचीव करना चाहती है कि मैं ब्लैक बॉडी हो जाऊं, सब कुछ एब्जॉर्ब कर लूं। ठीक है, तो वो जमीन बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है ना, लेकिन रात में कोई एनर्जी सोर्स नहीं है, ठीक है, कोई धूप नहीं पड़ रही, तो फिर वो रात में उन चीजों को निकाल भी देती है। ठीक है, तो ये वाली चीज है, गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड इमीटर, या गुड इमीटर आर गुड एब्जॉर्बर होते हैं, यही किरचॉफ्स का लॉ है। ठीक है, इसका स्टेटमेंट ये है। चलो अब न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग की तरफ चलते हैं। ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि जो हमारी कूलिंग रेट है वो टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो रेट ऑफ कूलिंग ऑफ ए बॉडी, यानी कि हीट रिलीज करने की जो रेट है बॉडी के टेम्परेचर डिफरेंस, बॉडी और सराउंडिंग के टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब जब ठंडी हो रही है चीज तो एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, यानी कि माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा, तो डी क्यू। न्यूटन भाई साहब बहुत खतरनाक है, वो बार बार हर कहीं घुस जाते हैं। ठीक है, वो लाइट में भी घुस गए, इसमें भी घुस गए, हर जगह थोड़ा थोड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है ही सही। ठीक है, तो दिस इज माइनस ऑफ डी क्यू बाई डी टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा टी के। ठीक है, तो दिस इज डी क्यू by dt, so this will be equal to minus of
के डी डेल्टा टी। टी क्या है? टेम्परेचर ऑफ बॉडी। टी नॉट क्या है? टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई बॉडी कितनी देर में ठंडी हो जाएगी, ठीक है ना, कितना टाइम लगेगा। कोई बॉडी 20 से 15 डिग्री सेल्सियस 5 मिनट में आ रही है, ठीक है, तो 15 से 10 डिग्री सेल्सियस कितनी देर में आ जाएगी, इससे हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक ग्राफ दिख रहा है आपको, डेल्टा टी के बारे में बात करी जा रही है इसमें, यानी कि टेम्परेचर चेंज बॉडी और सराउंडिंग का, टी माइनस टी नॉट, डेल्टा टी इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट है, ठीक है। तो ये टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ हमारे पास आ रहा है, जो कि डिक्रीजिंग कर्व है, एक एक्सपोनेंशियल है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, ये डेल्टा टी का जो टेम्परेचर चेंज है वो कम होता जा रहा है ना, दिख रहा है यहाँ पर, नीचे आता जा रहा है ना। सो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की बात है। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी एक कांस्टेंट आया था, तो ये पॉजिटिव कांस्टेंट है, बॉडी के सरफेस एरिया और नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। आपको एक चीज पता है कि जो हमारी हीट है वो टेम्परेचर डिफरेंस के क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये जिस बॉडी की कूलिंग की बात कर रहा है उसका कुछ ना कुछ मास होगा, स्पेसिफिक हीट होगी। तो Q को हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, है ना, लिख सकते हैं। यही है, यही तो लिखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये बड़े चेंज की बात कर रहे थे, अगर छोटा सा चेंज हो तो dq विल बी इक्वल टू एम एस डी टी लिख सकता हूं मैं, छोटा टेम्परेचर चेंज, छोटी हीट चेंज, यस सर। है ना। सो ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर। अब देखो ये dq की वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूं यहाँ पर, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो दिस इज एम एस डी टी बाई डी टी एंड इट इज इक्वल टू व्हाट? माइनस ऑफ के डेल्टा टी, ठीक है। तो एम एस क्या है? मास ऑफ द बॉडी, स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो इधर डिवाइड कर देंगे, तो डी टी बाई डी टी एंड इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के बाय एम एस सर इनटू ये व्हाट? dt अपॉन dt क्यों हो रहा है? dt अपॉन dt ये है होना चाहिए। टेम्परेचर चेंज, ठीक है, ये है टाइम, ठीक है। रेट ऑफ कूलिंग लिखिए ना, रेट ऑफ कूलिंग, ठीक है, रेट ऑफ हीट लॉस। ठीक है, तो यहाँ पर कौन था? बचा था डेल्टा टी। अब ये जो है भाई साहब है के, कैपिटल के मान लेता हूँ इसको मैं, स्मॉल के बाय एम एस है, तो कांस्टेंट में कांस्टेंट का डिवाइड करेंगे तो कांस्टेंट ही आएगा, है ना। सो लिखते हैं चीजों को, तो डी टी बाय डी टी, दिस इज कैपिटल के, नेगेटिव साइन ऐसे का आसा, डेल्टा टी की वैल्यू बॉडी का टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर, ठीक है भाई। ये एक ही सब्जेक्ट डेडिकेटेड है तो हो जाता है यार, ठीक है। तो डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस टी नॉट है, आपको भी हो जाएगा भाई। आप लोग तो हमसे ज्यादा करते हो, 3 सब्जेक्ट एक साथ लेते चलते हो और फाइनल एग्जाम में लिख भी देते हो उनको, है क्या नहीं? तीनों सब्जेक्ट एक साथ आते हैं तो स्टूडेंट ज्यादा कैलिबर वाली चीज होती है, ठीक है। आप लोगों के पास ज्यादा कैपेबिलिटी है, ठीक है। तो डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस टी नॉट। अब क्या करें? सेम चीजें एक तरफ लेके आते हैं। हाँ सच बात है बच्चों, सही में हकीकत है, हमें तो एक सब्जेक्ट के ऊपर कमांड रखनी होती है, आप लोगों को सब पे रखना होता है। तो डी टी, और यहाँ पर टेम्परेचर टेम्परेचर की तरफ लेके आ गए, ठीक है। एक और वेरिएबल है टाइम का, तो डी टी इधर चला गया, तो माइनस ऑफ के, ठीक है। अब हम इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो 1/t माइनस टी नॉट डी टी इज इक्वल टू माइनस के डी टी था हमारे पास, ठीक है। सो ये इंटीग्रेशन हमने किया। इंटीग्रेशन आपको आता है 1/x-3 की तरह क्वांटिटी है, ये कौन है? सराउंडिंग का टेम्परेचर, ये क्या है? कांस्टेंट होता है, ये dx है। तो इसको हम इंटीग्रेशन करते हैं ln x-3 प्लस सी, ठीक है। सो यहाँ पर लिखेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? देखो टेम्परेचर ऑफ बॉडी का है, ठीक है। तो ln
टी माइनस टी नॉट, इसका इंटीग्रेशन हो गया। इधर वाले पार्ट का करेंगे, अरे देख लो भाई ध्यान से, ऐसे मत करो, ठीक है। यहाँ पर, हाँ बोलिए, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस ऑफ के टी प्लस सी, सी क्या है, कांस्टेंट, है ना। सो एल एन जो होता है वो क्या होता है, log ऑफ बेस ई होता है, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे log ऑफ बेस ई टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी प्लस सी, ठीक है। तो टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर माइनस के टी प्लस सी होगा, ठीक है ना। तो ये टेम्परेचर चेंज आ गया हमारे पास। इसका ग्राफ कैसा आ रहा था हमारे पास, देखो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा था, ये डेल्टा टी एंड टी के बीच में, ठीक है। ये डेल्टा टी ही तो लिखा है ना, टेम्परेचर चेंज। तो एक इक्वेशन टी इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर माइनस के टी प्लस सी प्लस टी नॉट हमारे पास आया। तो एक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास, ठीक है। इससे क्वेश्चन सोल्व करने जाओगे, टेम्परेचर रिड्यूस फाइंड आउट करने जाओगे कितना रिड्यूस हो गया, तो चक्कर आ जाएंगे, ठीक है। एक और चीज है, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन में लिमिट लगा देता, मुझे पता होता कि बॉडी का टेम्परेचर इनिशियली T1 था, फाइनली T2 हो गया, तो ये एक्सप्रेशन T माइनस टी नॉट डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू, देखो जीरो टाइम इलेप्स हुआ होगा T1 टेम्परेचर के ऊपर, अभी कहानी स्टार्ट ही हो रही है, पूरी कहानी खत्म होने में T टाइम लगा होगा, तो यहाँ पर अंदर की वैल्यू माइनस ऑफ के डी टी, ठीक है। सो अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम, तो दिस इज एल एन टी माइनस टी नॉट, ये T1 से T2 तक इसकी लिमिट लगा दी हमने, और यहाँ पर इसको डायरेक्टली लिख दूंगा मैं के टी, ठीक है ना। इन चीजों में किसी को इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नो या सर। है ना। तो ये के टी लिख दिया। अब यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं अपर लिमिट T2 माइनस टी नॉट, लोअर लिमिट एल एन T1 माइनस टी नॉट, एंड इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी, ठीक है। माइनस हटाएंगे तो इधर ले जाएंगे माइनस, तो एल एन T1 माइनस टी नॉट माइनस ऑफ एल एन T2 माइनस टी नॉट, एंड इट इज इक्वल टू के टी, ठीक है। माइनस हटा दिया हमने। तो अब log m माइनस log n को हम क्या लिखते हैं, दिस इज एल एन T1 माइनस टी नॉट अपॉन T2 माइनस टी नॉट, एंड इट इज इक्वल टू के टी। एक और फॉर्मूला आया, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा कारगर नहीं है, क्वेश्चन सोल्व करने में कभी कभी काम में ले सकते हैं, ठीक है। आपको मैं बता दूं ये कैसे लिखा, एल एन अगर आप लिखो एल एन ए माइनस ऑफ एल एन बी, तो इसको लिख सकते हो आप एल एन ऑफ ए अपॉन बी, ठीक है। तो लोग वाली चीजें हैं ये, आपको पता होगी, ठीक है, बचपन से देखते हुए आ रहे हैं इन चीजों को, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला याद रखने काबिल है जिससे हमारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, फॉर्मूला फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग, ठीक है। तो एक टर्म देखी थी हमने, एम एस टी टी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के डी डेल्टा टी, ठीक है। तो इससे एक टेम्परेचर आती है, अगर हमें बॉडी का T1 टेम्परेचर दिया हो और T2 टेम्परेचर दिया हो, ठीक है, इनिशियल कंडीशन का टेम्परेचर और फाइनल कंडीशन का टेम्परेचर दिया हो, ठीक है। तो यहाँ से हम किसको कैसे लिख रहा था हमने, डी टी बाई डी टी इक्वल टू माइनस के टी माइनस टी नॉट, इस तरीके से लिखा था हमने, ठीक है ना। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज T1 माइनस T2 अपॉन डी टी, यानी कि टाइम, इज इक्वल टू के T1 प्लस T2 अपॉन 2, ठीक है। दिस इज द एवरेज, है ना, एवरेज टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ठीक है, फाइनल इनिशियल का, ठीक है, माइनस ऑफ टी नोट। तो ये फॉर्मूला हमारे यूज आएगा क्वेश्चन सोल्व करने में, ठीक है, क्लियर है या होश फाख्ता हो गए, यस सर। ऑलराइट, बढ़िया, वेरी गुड।
ठीक है, तो इतनी बातें करी हमने, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं फिर। नीट 2016 में आया था ये, इसमें फॉर्मूला वाला लगा देना, एलएन वाला। ठीक है, तो ये बॉडी कूल्स फ्रॉम ए टेम्परेचर 3T से 2T तक 10 मिनट के अंदर। द रूम टेम्परेचर इज T, यानी कि सराउंडिंग का टेम्परेचर T मिल गया हमें। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लग रहा है इसमें। तो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ नेक्स्ट 10 मिनट वी नीड टू फाइंड। और एक खास बात ये कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर लो टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, यानी सराउंडिंग और बॉडी के टेम्परेचर में कम टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, उसी के लिए ये हमें एप्लीकेबल रहेगा ये लॉ हमारा, अदरवाइज सही रिजल्ट नहीं आएंगे इससे। यस, इसमें देखो क्या हो रहा है, 3T से 2T तक जा रहा है 10 मिनट में। ठीक है, 2T से फिर ये कहाँ जाएगा, T डैश तक जाएगा नेक्स्ट 10 मिनट में, तो वो T डैश हमें पता लगाना है। यस, क्या आ रहा है, ABCD। ln 3T माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर T अपॉन 2T माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर T, एंड इट इज इक्वल टू KT। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ln, बोलिए कितना आ रहा, C। थोड़ी सी गलती कर दी यार, ये 10 मिनट में काम हो रहा था पूरा। ठीक है ना, टाइम कितना लग रहा है, 10 मिनट। यस मुस्कान, और ए ऑप्शन इज द करेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, सो ln2, ये एक इक्वेशन आ गई। अब 2T से T डैश तक पहुंच रहा है। यस बच्चों, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, तो ए ऑप्शन के लिए लिखते हैं 2T से T डैश के लिए, सो ln 2T सराउंडिंग का टेम्परेचर अब भी वही है अपॉन T डैश माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर, एंड इट इज इक्वल टू वापस से K10। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो K10 और K10 दोनों एक और दो इक्वेशन क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, तो यहां से हम लिख सकते हैं ln2 इज इक्वल टू ln ऑफ T अपॉन T डैश माइनस T। यस बच्चों, वेरी गुड, सबके अच्छा आंसर आ रहा है। ठीक है ना, तो एंटी लॉग लेके लॉग हट जाएगा, तो दिस इज T डैश माइनस T। सोल्व करेंगे तो T डैश की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 3T/2। दिस इज आवर आंसर एंड इट इज मैचिंग ऑप्शन नंबर ए। तो यही आंसर होगा बच्चों हमारा। ठीक है, आ गया सबके समझ में। यस सर। ऑलराइट, चलिए बढ़िया है। ठीक है, तो फिर आज के लिए यहीं तक था, फिर मिलेंगे अगली क्लासों में नए चैप्टर के साथ में।